मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़। आज हम बात करेंगे बलबन और उसके राजत्व सिद्धांत पर। बलबन की यदि हम बात करें तो बलबन भी इल्तुतमिश की तरह एक इलबारी जाति का तुर्क था और इसके बचपन का जो नाम है वो था बाहुद्दीन। और इसकी किशोर अवस्था में ये मंगोलों के हाथों पकड़ा जाता है और आगे चल कर के मंगोल इसे बेच देते हैं और इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता है। और जमालुद्दीन बसरी इसे अपने पुत्र के समान इसका पालन पोषण करता है। इसको तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी विद्याओं में इसे दक्ष बनाता है। फिर जमालुद्दीन बसरी जब दिल्ली आता है तो इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को खरीद लिया जाता है और ये इल्तुतमिश का जल्दी ही विश्वास पात्र बन जाता है। इसके बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसे अपने चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगानी का इसे सदस्य बना लिया जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह के समय में हम देखते हैं कि बलबन काफ़ी तरक्की करता है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद के समय हम देखते हैं कि ये सल्तनत में सुल्तान के बाद जो दूसरा पद होता है नायब-ए-मुमलिकात, ये एक प्रकार से उप सुल्तान के भांति पद हुआ करता था। और इस पद का जो सर्जन है वो हुआ था बहराम शाह के समय और पहला जो नायब-ए-मुमलिकात था वो बना था एतगिन। और हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन इस पद पर रहते हुए लगभग 20 वर्षों तक सुल्तान के सभी दायित्व जो है वो निभाता है। और नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी जाती है 1249 के अंदर 49 में इसको उल्लुग खां की उपाधि दी जाती है। और बाद में बलबन के द्वारा अपनी पुत्री का जो विवाह है वो भी नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया जाता है। और आगे चल कर के हम देखते हैं 1266 में जब मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन महमूद की, तब बलबन सुल्तान बन जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन जो एक दास था, दास से लेकर के सुल्तान तक का जो पद है ये अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। लेकिन सल्तनत काल में बलबन की जो सर्वाधिक चर्चा है वो होती है इसके राजत्व सिद्धांत को लेकर के। राजत्व सिद्धांत जो है ये क्या था? राजत्व सिद्धांत क्यों लिया गया, इस पर यदि हम बात करें कि भाई राजत्व सिद्धांत दिया क्यों गया और ये राजत्व सिद्धांत था क्या, तो इसके लिए हमें बर्नी की लिखित तारीख-ए-फिरोजशाही जो पुस्तक है उस पर जाना होता है। और हम देखते हैं कि बर्नी ने बलबन के राजत्व सिद्धांत की जो व्याख्या है बहुत ही विस्तार से की है। अब ये जो सिद्धांत है ये दिया क्यों गया, इस पर यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद सुल्तान के पद की जो गरिमा थी वो गरिमा अपने निम्न स्तर पर चली जाती है। तो सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो चुकी थी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए राजत्व का सिद्धांत लाया गया। और यदि हम देखें तो बलबन एक दास था इल्तुतमिश का और वो
दासता से अभी तक मुक्त नहीं हुआ था। तो इस बात के कारण भी राजत्व का सिद्धांत दिया गया। दूसरा, इसामी जिनकी पुस्तक है फुतूह उस सलातीन, उस पुस्तक में इसामी ये आरोप लगाते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो है उसे विष देकर के मारा गया था बलबन के द्वारा। तो ये सारी बातें थी जिसके कारण जो बलबन है, बलबन राजत्व का सिद्धांत जारी करता है। अब देखें हम ये राजत्व का जो सिद्धांत है था क्या, वह इसमें इसने किन किन बातों को अपनाया। तो बलबन जो है, बलबन के राजत्व की जब हम बात करें तो सर्वाधिक इसने जो बल दिया था वो थी रक्त की श्रेष्ठता। रक्त की श्रेष्ठता का मतलब है कि बलबन ने स्वयं को, जितने भी उसके दरबार में लोग थे उन सब से अलग करने के लिए इसने खुद को आफरासियाब वंश से संबंधित किया। और आफरासियाब जो वंश है इसका वर्णन हमें फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा में मिलता है। दूसरा, इसने दरबार में ईरानी परंपराओं को लागू किया। नवरोज जो एक प्रकार की सूर्य पूजा होती है उस उत्सव को इसने मनवाना शुरू किया। अपने पोत्रों के नाम इसने ईरानी परंपराओं के आधार पर रखा, जैसे के खुसरो, क्यूमर्स आदि। तो इस प्रकार से इसने ईरानी परंपराओं को अपनाया। और रक्त की श्रेष्ठता पर बल देते हुए ये जब सुल्तान के पद पर आता है तो इसने जितने भी अपने अधिकारी थे उनकी वंशावलियों की जांच करवाई। और जो भी निम्न कुल से या छोटी जातियों से जो अमीर आते थे उन सबको इसने राजकीय सेवा से मुक्त कर दिया। एक उदाहरण हमें मिलता है कि फ़ख बाउनी एक दिल्ली का व्यापारी था और इसने कहा कि यदि सुल्तान मुझे अपने दर्शन दें तो मैं अपनी सारी संपत्ति सुल्तान के नाम कर सकता हूँ। लेकिन बलबन ने उससे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि फ़ख बाउनी जो है वो किसी ऊंची जाति से संबंधित नहीं था। और ये अक्सर कहा करता था कि जब भी कोई निम्न जाति का व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मेरा हाथ अनायास ही तलवार की मूठ पर चला जाता है। तो इस प्रकार से इसने रक्त की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा, राजत्व में जो हम प्रमुख सिद्धांत देखते हैं वो था दिखावा या दिखावटीपन। दिखावा या दिखावटीपन जो है उसको अपनाते हुए इसने दरबार के सभी अधिकारियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया कि सारे के सारे जो लोग हैं इसी प्रकार की वेशभूषा पहनकर ही दरबार में आएंगे। और अपने सिंहासन के चारों तरफ हमेशा ये नंगी तलवारें लिए अंगरक्षकों को खड़ा किए रखता था। और जब भी ये दरबार में आया करता था तो इसके जो अंगरक्षक हैं वो बिस्मिल्लाह का घोष किया करते थे। और इसने दरबार में किसी भी प्रकार का कोई भी हास्य या विनोद की किसी भी प्रकार की बातों के लिए इसने मनाही की हुई थी। अगला पक्ष यदि हम देखें राजत्व सिद्धांत में तो हम देखते हैं कि इसने अपने चरित्र पर बल दिया था या व्यक्तिगत कठोरता को इसने लागू किया था सुल्तान बनने के बाद में। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया और न ही दरबार में कभी ये हास्य का भाव अपने चेहरे पे रखा करता था। और जब इसे महमूद की मृत्यु का समाचार मिला, जो इसका सबसे प्रिय और सबसे योग्य पुत्र था, उसकी मृत्यु पर भी बलबन के द्वारा अपने दरबार में किसी भी प्रकार का शोक प्रकट नहीं किया था।
हालांकि एकांत में ये फूट फूट के रोया करता था, लेकिन दरबारियों के समक्ष ये किसी भी प्रकार का कोई भाव प्रकट नहीं करता है और इसने अपने दरबार को यथावत जारी रहने दिया और बाद के दिनों में भी ये दरबार में आया करता था। अगली जो बात है इसके राजत्व सिद्धांत में, तो वो है रक्त और तलवार की नीति, यानी कठोरता पूर्वक व्यवहार। तो ऐसा यदि हम एग्जाम्पल देखें इसके समय, तो चालीसा का दमन किया गया है इसके द्वारा। चालीसा जिसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसने चालीसा का दमन इसलिए किया क्योंकि बलबन जानता था कि जब तक चालीसा के लोग रहेंगे वो हमेशा सिंहासन पर अपना दावा समझेंगे, और चूंकि बलबन खुद चालीसा का ही सदस्य रहा हुआ था तो वो बलबन को अपने समकक्ष ही समझते थे, इसलिए इसने चालीसा का दमन कर दिया। हालांकि ये चालीसा का दमन जो आगे चल कर के इल्बारी वंश के पतन का भी कारण बनता है। रक्त व तलवार की नीति के तहत ही इसने दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ अक्सर मेव जाति के द्वारा व्यापारियों को लूट लिया जाता था। अक्सर यहाँ लूटपाट हुआ करती थी, डाके डाले जाते थे, लोगों की हत्याएं कर दी जाती थी। तो बलबन ने इनके दमन के लिए दिल्ली के आसपास जितने भी जंगल वगैरह थे उन जंगलों को कटवाया इसने, और जंगलों को कटवाने के बाद इसने इस क्षेत्र में 4 किलों का निर्माण करवाया और मेवों का ये दमन कर देता है। इसी नीति के तहत हम देखते हैं कि तुगरिल खां जो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, और तुगरिल खां जो है वो बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ये किसी भी गुलाम का अपने सुल्तान के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, और हम देखते हैं कि तुगरिल खां के दमन के लिए बलबन पहले अमीन खां और तारगी खां को भेजता है, और वो दोनों ही असफल हो जाते हैं, और असफल होने के बाद बलबन उन्हें मृत्युदंड दे देता है। और मृत्युदंड देने के बाद इस अभियान पर अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर के ये बंगाल के अभियान पर निकलता है, और इसने वहाँ जाकर के न केवल तुगरिल खां का दमन किया बल्कि उसके जितने भी सहायक थे उन सभी को सड़क के किनारे लगभग 2 मील लंबी लकड़ी की तख्तियां लगा करके उनके हाथों और पांवों में कीले ठुकवा दिए, और बुगरा खां को उस रास्ते से लेकर के गया और कहा कि बुगरा जो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करेंगे उनका यही हाल होगा। उनका हाल देख करके बुगरा खां ने कभी भी बलबन के जीवित रहते हुए सिंहासन पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया, और ये भय इतना व्यापक था बुगरा खां के मन में कि बलबन की मृत्यु के बाद भी ये दिल्ली नहीं आता है। और एक राजत्व में जो सबसे प्रमुख जो सिद्धांत था वो था न्याय। बलबन ने जब अपने पुत्र महमूद को राजत्व संबंधी सलाह दी थी तब बलबन के द्वारा कहा गया था कि भाई न्याय, जनता, रैयत, कोष, सेना ये सारे राजत्व के स्तंभ हैं, और इनमें से किसी एक के कमज़ोर हो जाने पर राजत्व समाप्त हो सकता है। तो न्याय को बलबन के द्वारा पूरा महत्व दिया गया था, और इसका उदाहरण हमें मिलता है मलिक बकबक के रूप में। मलिक बकबक बलबन का एक प्रमुख अमीर हुआ करता था, और इसने पीट करके अपने नौकर की हत्या कर दी थी, और नौकर की हत्या करने के बाद उसकी विधवा के द्वारा बलबन को जब शिकायत की
कि भाई मेरे पति की इसके द्वारा हत्या कर दी गई है, तो बलबन ने उसे कोड़े लगवाए और कोड़े लगवाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और बकबक की घटना के लिए जो गुप्तचर जिम्मेदार थे, जिन्होंने समय रहते बलबन को सूचना नहीं दी थी, उनको भी बलबन के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है हेबत खां के रूप में। इसने भी नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, और जब इसकी भी शिकायत हुई उसकी विधवा के द्वारा, तो इसे भी कोड़े मारे गए और कोड़े मार करके हेबत खां को उसकी विधवा की हवाले कर दिया जाता है, जिसकी हत्या हेबत ने की थी। तो बाद में हेबत खां उस विधवा को 20,000 टके देकर के मुक्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है उसमें उसने स्वयं के चरित्र पर बल दिया है, न्याय पर बल दिया है, रक्त व तलवार की नीति को अपनाया है, रक्त की श्रेष्ठता पर बल दिया है, और दिखावटीपन का भी सहारा लिया है ताकि सुल्तान की पद की गरिमा को स्थापित किया जा सके। और बलबन इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहता है।